प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। लेजर आधारित क्वाड कोटिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यह एक तकनीक है जिसमें ऊष्मा स्रोत के रूप में लेजर का प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। यह वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सरफेसिंग तकनीकों की तुलना में बॉयलर के कल पुर्जों के जीवन को 2 से 3 गुना बढ़ा सकती है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही कथन ठीक है। व्याख्या से देख लेते हैं इसको थोड़ा। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने एक अद्वितीय लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीक विकसित की है। यह तकनीक थर्मल पावर प्लांटों में बॉयलर के कल पुर्जों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगी। इस तकनीक को भारतीय पेटेंट भी प्रदान किया गया है। लेजर क्लैडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मीय स्रोत के रूप में लेजर का प्रयोग करते हुए कल पुर्जों की एक सतह पर धातु की कोडिंग की जाती है। इस प्रक्रिया को लेजर धातु निक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। लेजर क्लैडिंग में धात्विक पाउडर या तार की एक धारा को पिघले हुए पूल में फीड किया जाता है जो एक लेजर बीम द्वारा उत्पन्न होता है। यह चयनित पदार्थ की कोटिंग जमा करते हुए लक्षित सतह पर स्कैन करता है। यह तकनीक न केवल ताप विद्युत संयंत्रों के बॉयलर के पुर्जों के लिए बल्कि उच्च तापमान क्षरणकारी तथा संक्षारक वातावरण वाले किसी भी इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए भी उपयुक्त है। विदित है कि विकसित सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के विभिन्न भागों और इसके सहायक उपकरण प्रायः उच्च तापमान पर अधिक उपयोग और जंग के कारण खराब हो जाते हैं, जिससे ब्रेकडाउन और रखरखाव के दौरान लगातार इनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। LCCT वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सरफेसिंग तकनीकों की तुलना में बॉयलर के पुर्जों के जीवन को 2 से 3 गुना बढ़ा सकती है। सभी कथन इसके सही हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। यह लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल माना जाता है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। द्रास लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित एक हिल स्टेशन है। यह कारगिल शहर और जोजिला दर्रे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। इसे लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। विदित है कि द्रास और सुरु घाटी को जोजिला दर्जा कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यह समुद्र तल से लगभग 3230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत का सर्वाधिक और विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। हालांकि संदर्भ में प्रमाणित डाटा उपलब्ध नहीं है और इसीलिए कथन 2 और 3 सही थे, जबकि कथन 1 गलत है और विकल्प डी इसका क्या था? सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसका गठन भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। इसका कार्य पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लेखांकन और ऑडिट मानकों के अनुपालन की निगरानी करना है। इसके खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के तहत 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। यह एक नियामकीय संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित लेखा कर्म और लेखा परीक्षा नीतियों तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की अनुशंसा करना और पब्लिक इंटरेस्ट
ऑडिटर्स एंटिटीज कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लेखांकन और ऑडिट मानकों के अनुपालन की निगरानी करना है। इस समूह में सभी सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी गैर सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। NFRA निम्नलिखित कंपनियों और कॉरपोरेट निकायों पर लागू होगा, जैसे कि वे कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां भारत अथवा भारत से बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। वे असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रुपए से कम न हो या वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपए से कम न हो। बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, विद्युत उत्पादन अथवा आपूर्ति से जुड़ी कंपनियां तथा उस समय लागू किसी विशेष अधिनियम द्वारा प्रशासित कंपनियां, निगमित तथा भारत से बाहर पंजीकृत कोई कॉरपोरेट निकाय। इसके तहत पेशेवर अथवा अन्य कदाचार सिद्ध होने पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। NFRA खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है और इसीलिए सभी कथन ठीक थे। विकल्प डी इसका सही उत्तर था। पढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। इसकी स्थापना शांति काल के दौरान भारतीय सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए की गई थी। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। इसके पास कुछ उल्लंघनों के मामलों में तलाशी, जब्ती तथा दंड देने का अधिकार भी होता है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। व्याख्या से देख लेते हैं इसको। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर सीमा सुरक्षा बल की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियों को बढ़ा दिया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार BSF के लिए इस तरह की संचालन शक्तियां नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख पर भी लागू होंगी। इससे पूर्व BSF की सीमा गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 80 किलोमीटर और राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर तक तय की गई थी। यह अधिसूचना BSF अधिनियम 1968 के तहत वर्ष 2014 के एक आदेश की जगह लेगी, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय को भी शामिल किया गया था। BSF के पास कुछ उल्लंघनों के संदर्भ में तलाशी और जब्ती का भी अधिकार है। इन उल्लंघनों में नशीले पदार्थों व अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी, विदेशियों का अवैध प्रवेश और किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध शामिल है। किसी संदिग्ध को हिरासत में लेने और निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अवैध पदार्थों की जब्ती के बाद BSF केवल प्रारंभिक पूछताछ कर सकती है। इसे 24 घंटों के भीतर संदिग्ध को स्थानीय पुलिस को सौंपना होगा। इसके पास संदिग्धों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि BSF का एक अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में शांति काल के दौरान भारतीय सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए F. रुस्तमजी के नेतृत्व में की गई थी। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत आता है और इसीलिए कथन 1 और 2 सही थे, जबकि कथन 3 गलत था और विकल्प बी इसका सही उत्तर था। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेल कौशल विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रेलवे अवसंरचना एवं सेवाओं में सुधार करने हेतु रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्थानीय युवाओं को रेलवे प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। कौशल प्राप्त युवाओं को रेलवे से संबंधित नौकरियों में नियोजित करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। रेल मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योगों से संबंधित कौशल में शुरुआती स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करके स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाना है। अप्रेंटिस को यह प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत दिया गया था। बनारस रेल इंजन कारखाना इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। BLW ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रशिक्षण 4 ट्रेंडों इलेक्ट्रीशियन, बेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रदान किया जाता है। हालांकि क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा क्षेत्रीय मांगों और आवश्यकताओं के आधार पर इसमें अन्य ट्रेंडों को भी जोड़ा जा सकता है। इसके तहत देश भर में फैले 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षाओं को 100 घंटे का व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रशिक्षुओं का एक मानकीकृत मूल्यांकन किया जाता है और सफल प्रशिक्षुओं
को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। इस योजना में प्रशिक्षण के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में BLW ने इस योजना के तहत सफल प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार टूल किट और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था और इसीलिए विकल्प 20 का सही उत्तर है।